हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया द्वारा शुरू किए गए खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग ये सेट ऑफलाइन मोड में मारना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। ये सेट शुरू हो चुका है और ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो जाके एडुटेरिया का एप्लीकेशन से आप लोग सेट को मार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सेकेंड सेट है हमारा। पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। और पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह 1958 में के श्रीनिवास कृष्णन को दिया गया था। याद रखना है, के श्रीनिवास कृष्णन को पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और व्यक्ति दिया हुआ है, यानी जो व्यक्ति का नाम है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला है हिंदी साहित्य से। तो हिंदी साहित्य से जो व्यक्ति सम्मिलित है वह है अरश खान, और उर्दू से जो है ज्ञानचंद्र जैन है। और एक है संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित है सविता देवी, और चित्रकला से संबंधित है सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलियारी पट्टू क्या है? तो भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संबंध में जो कलियारी पट्टी है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह जो है मुख्यतः रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। साथ ही याद रखेंगे कि अलग अलग मार्शल आर्ट है और अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। जैसे एक है सिलंबम। तो सिलंबम जो होता है वह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। गटका जो है यह पंजाब का मार्शल आर्ट है। और एक बिहार का होता है, याद रखेंगे बिहार का, उसको बोलते हैं परिखंडा। तो परिखंडा जो होता है यह बिहार का मार्शल आर्ट है। याद रखना है, परिखंडा बिहार का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो जो महाकुंभ होता है यह 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला जो होता है कुंभ मेला कहलाता है, और इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। और इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाला जो मेला होता है उसको कुंभ या पूर्ण कुंभ बोलते हैं। और प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6ठे वर्ष में आयोजित होने वाले मेले को अर्ध कुंभ बोलते हैं, यानी 6ठा वर्ष जो होगा उसको बोलेंगे अर्ध कुंभ। 12 वर्ष या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला जो मेला होता है उसको बोलते हैं महाकुंभ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदल करके कुंभ कर दिया, और इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। 2025 में जो कुंभ प्रयागराज में हुआ है वह महाकुंभ है। याद रखेंगे कि 2025 में जो कुंभ मेला लगा था उसको महाकुंभ बोलते हैं। नेक्स्ट है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। तो संघर्ष की ओर पुस्तक के जो लेखक थे यह जयप्रकाश नारायण थे। टुवार्ड्स स्ट्रगल यानी संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान इन्हें जेल में इन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में आजाद दस्ता का गठन कर भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट है, श्रीमती कस्तूरबा गांधी के समाधि स्थल है। तो श्रीमती जो कस्तूरबा गांधी है उनका जो समाधि स्थल है ये आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। वैसे ही हम लोग याद रखेंगे
कि जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है वो शांतिवन में है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम विजय घाट है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम शक्ति स्थल है। और संजय गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं शांतिवन। वैसे ही मोरारजी देसाई का जो ये समाधि स्थल है उसको अभय घाट बोलते हैं। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि, चंद्रशेखर के आजाद के समाधि स्थल को जननायक स्थल और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल नाम दिया गया है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि। जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसका नाम है महाप्रयाण घाट। तो आप लोग वीडियो को स्लो करके या रिपीट करके देख सकते हैं। ये समाधि स्थल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है यानी गलत है? तो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था इन्होंने, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट ए आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेंगे कि वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो 1942 में जो आज़ाद हिंद फौज है यह जापान में अस्तित्व में आई थी। जापान में आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में किया गया था। वहीं 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला था। और उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और साथ ही 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की गई थी 1939 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने वाला जो मांग है यह 1940 में पारित किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध है जो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसका आधार था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के लोग बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। साथ ही मुस्लिम लीग के बारे में याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना है यह हुआ था 30 दिसंबर 1906 को, यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था और इसके जो संस्थापक थे सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क थे। और इसका जो स्थान था जहाँ पे इसका स्थापना हुआ था तो ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव जो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जो इसका स्थापना हुआ था यह हुआ था 1934 में इसका स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक सदस्य जो थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण साथ दोनों थे। और अन्य सदस्य में अशोक मेहता, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है कुटीर उद्योग स्थापित करके। हमारा आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी की अर्थ नीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा
स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, चावल कुटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े के काम इत्यादि पर जोर दिया था और गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ये 1814 से 1859 तक थे। इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। अभी 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। तात्या टोपे का जो जन्म है यह महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था और वे अपने पिता जो है पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूरा गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया था और तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो ये इसका जो अंत हुआ था यह एक्सला-चापल यानी सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे ही हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था यह पेरिस की संधि के द्वारा खत्म किया गया था। इसका मिलान 1 हो जाएगा। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था यह अनिर्णायक युद्ध था। और एक था प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हो गई थी। इसका मिलान 2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो यह था अफजल खां। याद रखना है, अफजल खां हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी के महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, परंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने इसका वध कर दिया था। शिवाजी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अभियान थे, जैसे 1646 ईस्वी में पूना के पास स्थित एक तोरण किला है। तोरण किला को 1646 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जीत लिया गया था। वैसे ही 1648 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले को जीता था और 1656 में जावली और चाकन, पुरंदर, बारामती, सूजा और लोहगढ़ पर अधिकार कर लिया था। वहीं 1657 ईस्वी में, याद रखेंगे कि 1657 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर की तरफ से पहली बार मुगलों से भिड़े थे और 1659 में बीजापुर शासक द्वारा भेजे गए अफजल खां की हत्या कर और पन्हाला किला, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण पर अधिकार किया गया था शिवाजी के द्वारा। यह 1659 में किया गया था। वहीं 1663 में औरंगजेब द्वारा दक्षिण के गवर्नर के रूप में नियुक्त जो शाइस्ता खां है, इसको पूना के महल पर आक्रमण कर भगा दिए थे और 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति, संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूलन वातावरण ने हिंदू को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया और इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुख्य स्थान रखते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जो युग्म है सुमेलित नहीं है? देखते हैं। दीवाने मुस्कराज है, यह शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीर को ही यह शुरू किया गया था
मोहम्मद बिन तुगलक MBT के द्वारा, दीवाने खैरात जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, और दीवाने रियासत जो है तो यह बलबन के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे जो दीवाने मुस्तखराज था यह राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया, और दीवाने अमीर को ही यह था कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। दीवाने खैरात जो है यह दान विभाग है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया, और दीवाने जो रियासत है यह बाजार नियंत्रण विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का जो संकलन है इसको बोलते हैं कुरल या कुराल बोलते हैं। तो यह लिखा गया था तमिल भाषा में, और इसे मुपाल भी कहा जाता था। इसको बोलते थे हम लोग मुपाल। याद रखना है, कुरल को मुपाल भी बोला जाता था, और इसकी रचना प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी, और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर जो थे वह ब्रह्मा के अवतार थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता और असाधारण शक्ति व क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित होती थी। चोल वंश जो था उसका स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था, यानी विजयालय चोल के द्वारा, और चोल वंश की जो राजधानी थी वह तंजावुर थी, या उसको बोलते थे गंगईकोंड चोलपुरम। और चोल के सबसे महान राजा जो थे वह राजराज प्रथम थे, और उसके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चौंदड़ो जो है यह हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी है और लोथल भी है। जो सोगौरा है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ से ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चौंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और चौंदड़ो और कोटदीजी जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तथा देसलपुर जो है यह गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया हुआ है अभिनंदन, अजीतनाथ, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म में जो थे कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनको समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव। तो सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ऋषभदेव जो थे यह प्रथम जैन तीर्थंकर थे। दूसरे थे अजीतनाथ 2 नंबर के, तो उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे संभवनाथ थे, और चौथे नंबर पे अभिनंदन थे। तो जो अभिनंदन हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद हमारा अभिनंदन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ थे यह 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। साथ ही याद रखेंगे कि एक अरिष्टनेमी थे जो 22वें तीर्थंकर थे, और उनको नेमीनाथ भी बोलते थे। अरिष्टनेमी का जो संबंध था, अरिष्टनेमी को श्री कृष्ण का निकट संबंधी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। पहले ऋषभदेव, फिर अजीतनाथ, फिर अभिनंदन, फिर पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह था एसवीएस राघवन समिति। एसवीएस राघवन समिति के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। साथ ही हम कुछ समितियां बोल देते हैं, आप लोग वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा या रिपीट करके सुन लीजिएगा। एक स्वामीनाथन समिति है, इसका संबंध जो था
किसानों की समस्याओं तथा समाधान से था। उसके बाद है जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। उसके बाद है रेखा समिति, तो रेखा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। और सरकारिया समिति है, यह केंद्र राज्य संबंध में से संबंधित है। महालनोबिस समिति जो है पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। रंगराजन समिति जो है यह गरीबी रेखा का निर्धारण से संबंधित है। और एक और है तेंदुलकर समिति, जो तेंदुलकर समिति है यह भी गरीबी रेखा से संबंधित है। राजा चिलैया समिति जो है यह कर सुधार से है, टैक्स रिफॉर्म से। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। एक है खुसरो समिति, तो खुसरो समिति जो है कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। और गायपुरिया समिति जो है बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। और एक है नरसिम्हन समिति, तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध है यह वित्तीय सुधार से है, यह बैंकिंग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, तो भारत में जो राजस्व घाटा है उसका मतलब होता है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और ऐसी वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए सरकार ये उपाय कर सकती है। राजस्व घाटे का मतलब होता है कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? जो अंत्योदय कार्यक्रम है यह सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। और अंत्योदय अन्न योजना जो है यह 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। याद रखना है, अंत्योदय कार्यक्रम योजना जो है यह 25 दिसंबर को 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नेफेड। नेफेड है एक, तो नेफेड जो है यह सहकारी संगठन है। नेफेड मतलब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, कृषि मंत्रालय के तहत कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समितियों का एक संगठन है। और इसकी जो स्थापना है यह हुई थी 2 अक्टूबर को 1958 में स्थापना हुई थी नाफेड की। और इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। इसके द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक वर्ष में या 6 बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है यह शुरू होता है 1 जुलाई से और अगले वर्ष 30 जून को समाप्त हो जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि आरबीआई की जो स्थापना है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई का अधिनियम था 1934 का, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया। और रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया था 1 जनवरी 1949 को। याद रखना है, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। नेक्स्ट है, आय की असमानता मापी जाती है। तो आय की जो असमानता मापी जाती है यह गिनी गुणांक यानी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है। गिनी गुणांक जो है इसका विकास इटली के सांख्यिकीविद जो है कैरेडो गिनी के द्वारा किया गया था, जो जनसंख्या में आय के वितरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जो ऑरोलॉजी होता है तो ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी में जो ब्लड सीरम होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जो जियोलॉजी होता है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है।
तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होता है उसका कारण होता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसे नव डार्विनवाद सिद्धांत बोलते हैं, याद रखना है। और जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण अनुकूलन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे पादप जगत के स्थलचर भी कहा जाता है? तो ये होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के स्थलचर के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लीवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत में जल स्थलचर बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो इसमें जो है मोर और ऊंट, यह नियततापी प्राणी है। मोर और जो ऊंट होते हैं अपनी शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में नियत रख सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं, इसलिए इसे गर्म रुधिर वाले जंतु या नियततापी बोलते हैं। सभी पक्षी जो होते हैं एवं स्तनधारी यह जीव नियततापी के अंतर्गत आते हैं। मगरमच्छ, डॉगफिश, कछुआ ये सब असमतापी जंतु होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये होते हैं थाइमोसिन हार्मोन। जो थाइमोसिन हार्मोन होते हैं यह टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थाइमस ग्रंथि जो होती है यह छाती के ऊपरी हिस्से में उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पॉलीयुक्त संरचना होती है, और थाइमस ग्रंथि जो होती है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्राव भी करती है। नेक्स्ट है, पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो पाचन जो होता है इसका शुरुआत होता है पहले मुख गुहिका से होता है, फिर ग्रसिका में जाता है, फिर अमाशय में, फिर क्षुद्रांत में, फिर उसके बाद बृहदांत में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वह फूड वैक्यूल में होता है यानी खाद्य रिक्तिका में होता है। अमीबा जल में पाया जाने वाला वन सेलुलर जीव है, और अमीबा की जो कोशिका होती है उसमें एक कोशिका झिल्ली, एक गोलक संघनन केंद्रक और कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। साइटोप्लाज्मा के कारण अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलते रहता है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो अमीबा होता है यह स्यूडोपोडिया नामक अंग का प्रयोग करके गति तथा भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है कि खोजकर्ता कौन है। तो रॉबर्ट हुक दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका की खोज किए थे। अगले हैं जेई पुरकिंजे। जो जेई पुरकिंजे है इन्होंने जीव द्रव का खोज किया था, और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज किए थे, और विर्चो जो है ये कोशिका सिद्धांत दिए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने ये लगाया था 1665 ईस्वी में, और जेई पुरकिंजे जो है 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो पुरकिंजे हो जाएगा हमारा जीव द्रव्य। आंसर हमारा 36 का डी होगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो यह होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड है उसे आराम से दिया जा सकता है। 1901 में कार्ल लैंड एस्टिनर ने 4 ब्लड ग्रुप को खोजा था, ए, बी, ए बी और ओ। याद रखना है 4 ब्लड ग्रुप होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है।
रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। साथ ही याद रखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है ए में एंटीजन ए पाया जाता है, वहीं ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें बी एंटीजन उपस्थित रहता है। लेकिन जबकि ए बी समूह होता है इसमें ए बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए ओ जो ब्लड ग्रुप वाला ब्लड होता है वह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओ नेगेटिव जो होता है वह रक्त समूह या सर्वदाता समूह कहा जाता है। इसे सार्वभौमिक तौर पर रक्त प्रकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे है वह हो जाएगा माइक्रोवेव। हमारा आंसर सी हो जाएगा। माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंगे होते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उनमें शामिल होती है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश और रक्त प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश होता है और एक गामा किरण होता है। जो रेडियो तरंग होता है यह संचार, प्रसारण, रडार और वायरलेस नेटवर्किंग में उपयोग होता है। माइक्रोवेव जो होता है यह माइक्रोवेव ओवन में होता है, संचार रडार में भी होता है। और दृश्य प्रकाश जो होता है हमारी आंखों से दिखाई वाली प्रकाश तरंगे जो हमें दुनिया को देखने में मदद करती है। और रक्त प्रकाश जो होता है इंफ्रारेड, यह रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, थर्मल इमेजिंग में और दूर से तापमान मापने में। और जो पराबैंगनी किरण होता है इसका उपयोग चिकित्सा उपकरण में करते हैं, अस्पताल में और भोजन और पानी को कीटाणु रहित बनाने में। साथ ही जो गामा किरण होता है इसका उपयोग PET स्कैन, तत्वों की संरचना स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में और ब्लैक होल को देखने में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। प्रतिबिंब बनने का जो संदेश है यह दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में जो प्रयुक्त होता है तार उसकी विशेषता होती है कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है उसमें और निम्न गलनांक होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्न गलनांक होने के कारण वह वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार जो होती है तुरंत गल जाती है, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। और फ्यूज तार जो होते हैं यह टीन और लेड के मिश्रण से बने होते हैं, यानी यह मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबल स्ट्रेस का SI मात्रक है। तो स्ट्रेस का जो SI मात्रक होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल A वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाया गया बल का मान F हो तो प्रतिबल होता है या प्रतिबल का जो SI मात्रक होता है यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है इसमें गलत मिलान का चयन करना है। यंत्र दिया हुआ है और मापन प्रयोग दिया हुआ है। तो जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर जो होता है इसे वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। अगला है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर जो होता है यह रॉकेट ईंधन की क्षमता नहीं है। क्रायोमीटर जो होता है यह निम्न ताप के रूप में होता है, यानी निम्न ताप का मापन किया जाता है क्रायोमीटर से। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और वेंचुरीमीटर होता है, वेंचुरीमीटर से द्रव्यों की प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। और जो फोनोमीटर होता है यह ध्वनि की तीव्रता मापता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्रायोमीटर से निम्न ताप को मापते हैं, याद रखेंगे, क्रायोमीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6 और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य से निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधित रहते हैं। तो इसमें जो होते हैं 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। तो 12 और 3 हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं और यह एक वियोजन अभिक्रिया है।
और ऐसी अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो जो दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का K, L और M कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह 28 हो जाएगी। क्योंकि जो पहला होता है तो पहले में होता है K में होता है मैक्सिमम 2 होता है, और L जो होता है इसमें मैक्सिमम 8 होता है, और M जो होता है इसमें मैक्सिमम जो होता है 18 होता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो पूरा इसमें बोला गया है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कोश भरा हो तो ये पूरा होने पे 8 2 10 और 18 यानी 28 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो जैविक ऑक्सीजन मांग BOD होता है यह जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। BOD अक्सर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में उपयोग किया जाता है और यह पानी की गुणवत्ता का आकलन करने का एक तरीका है, यानी पानी में मौजूद कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए BOD का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है वह सूर्य हो जाएगा, यानी सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है और यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य की जो उत्पत्ति है यह 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखना है कि सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को इसके तारा का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है लगभग 149 लाख किलोमीटर है और हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं और इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं। 3 बौने ग्रह सेरेंस, प्लूटो और एरिस हैं। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तो उसका जो कुछ ह्रास होता है यानी घटता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा मात्रा घटते जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो थी यह मेहर मूसा थी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक है प्रीति सेन गुप्ता। तो जो प्रीति सेन गुप्ता है यह 1993 ईस्वी में, याद रखना है प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और एक है उज्ज्वला पाटिल। तो जो उज्ज्वला पाटिल है यह भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने 1988 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। और एक है गीता चंद्र। तो जो गीता चंद्र है यह भारत की पहली महिला पैरा ट्रूपर है। याद रखेंगे गीता चंद्र जो है भारत की पहली महिला पैरा ट्रूपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है उसका नाम है शिवकिला दर्रा। साथ ही याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं जैसे रोहतांग दर्रा है और बड़ालाचा दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा, बड़ालाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो जिला है यह लद्दाख में स्थित है, जलेपला है यह सिक्किम में है और जो नाथुला है यह भी सिक्किम में स्थित है। याद रखना है जो जिला लद्दाख में है, जलेपला सिक्किम में है और नाथुला भी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वह कवर करता है गुजरात को, राजस्थान को,
महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। और सरदार सरोवर परियोजना में कुल 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। साथ ही याद रखेंगे कुछ परियोजना और उसके किस घाटी पे, किस नदी पे संबंधित है और किस राज्य से। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है तो यह दामोदर नदी पे है और पश्चिम बंगाल झारखंड इससे लाभान्वित राज्य है। वैसे ही भाखड़ा नांगल परियोजना है तो यह सतलज नदी पे है, पंजाब हरियाणा राजस्थान इससे लाभान्वित है। ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पे है, पंजाब हरियाणा राजस्थान इससे लाभान्वित है। कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पे स्थित है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित है। और एक है हीराकुंड परियोजना जो महानदी पे स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो यह हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। और कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। याद रखेंगे कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट है 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ 8,54,977 है। तो यह जो है 17.7% 10 की वृद्धि हुई है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। वहीं 16वां जनसंख्या जो था यह 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण यह जनसंख्या 2026 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। जैविक आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। पहले ही है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में है। अगला है दिहांग दिबांग, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और जो नोकरेक है यह मेघालय में स्थित है। और एक है कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। यह स्टेटमेंट सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, यह भी सही है। अगला है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। हिमालय नदियाँ जो होती है यह सदावाहिनी होती है और साथ ही हिमालय नदियाँ जो होती है इसका गति होता है अधिक होता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, इसको बोलते हैं सैडल पीक, कहाँ स्थित है। तो जो सैडल पीक है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। इसकी जो ऊंचाई है 738 मीटर है। याद रखेंगे सैडल पीक की जो ऊंचाई है 738 मीटर है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और भी द्वीप हैं जैसे शैतान सिंह द्वीप है, मनोज पांडे द्वीप है, क्षेत्रपाल द्वीप है। यह बहुत सारे नाम हैं जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुमने जो कहा था वही सत्य है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। तुमने जो कहा था वही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद समान होता है। नेक्स्ट है मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है। तो मैंने हरि को बुलाया इसमें जो है कर्म कारक है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो है डिसीजन या सही स्पेलिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे सैटेलाइट लिखा हुआ है
तो इसमें डबल एल होता है, सिंगल एल नहीं डबल एल होता है, ये गलत हो जाएगा। डिसग्रेसफुल है तो इसका होता है DIS, ग्रेसफुल में सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होगा, ये भी गलत है। और अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन में ACC होता है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिसीजन जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। देखते हैं, मतलब विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम, मतलब इसमें से कौन सा स्टेशनरी आइटम नहीं है। बुक जो होता है स्टेशनरी होता है, नोटपैड स्टेशनरी होता है, पेन ये सभी स्टेशनरी शॉप में मिल भी जाएंगे आपको। ये होता है बाईसाइकिल, हमारा आंसर बाईसाइकिल हो जाएगा जो स्टेशनरी आइटम नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यह स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का अंग होता है, और किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि है तो उनसे मिलकर बनता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 153 में, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था यह मिथाइल आइसोसाइनेट के फैलाव के कारण हुआ था। दिसंबर 1984 में घटित हुई भोपाल गैस त्रासदी जो है यह दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी थी, और इस त्रासदी से 3 दिन के अंदर 8000 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अगला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह भी सही नहीं है। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये तो भागीदार थे। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, यह भी सही है। तो हमारा आंसर जो है C सही हो जाएगा। यानी सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला यह राज्यपाल थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। और कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें सेम है, यह सही है। नेक्स्ट है सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर जो है B हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि दिल्ली है, जो दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 है, जम्मू कश्मीर में जो 5 है, दादर नगर हवेली में और दमन दीव में 2 है, साथ ही चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही नियुक्त किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, और यदि वह न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी, और वह भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। और अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे M हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था। नेक्स्ट है यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो तो उनका फोन टैप किया जा रहा है तथा उनके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा। ये हो जाएगा
निजता का अधिकार, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है और निजता का अधिकार में बोला गया है कुछ चीजें शामिल है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, निर्बाध विचरण करना, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, अवसर का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार और विदेश यात्रा करने का अधिकार। ये सभी निजता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हो जाएगा। भारत में जो है सबसे ज़्यादा हिंदू है, 79.8% हिंदू हैं। उसके बाद है 14.2% ये मुस्लिम है और ईसाई जो है 2.3% है यानी क्रिश्चियन है और सिख जो है ये 1.7% है, सिख है और अन्य में 2% है जिसमें बौद्ध है, जैन है और अन्य धर्म है तथा कोई धर्म नहीं मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्टेटमेंट सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? यह की गई थी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, इसकी भी अनुशंसा की गई थी। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। यानी नेहरू रिपोर्ट आया था, यह 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कहा गया था और इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वह महामाया प्रसाद थे। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे ये 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे और बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। साथ ही बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे यह श्री कृष्ण सिंह थे। वहीं 1937 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या मोहम्मद यूनिस बने, ये आज़ादी के पूर्व बने थे और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थे यह भोला पासवान शास्त्री थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो जो गैंडा संरक्षण परियोजना था यह 1987 में शुरू किया गया था। हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू किया गया था और भारत में इसकी शुरुआत जो है असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहां से की गई थी और भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। और असम के काजीरंगा उद्यान तथा मानस अभयारण्य और पश्चिमी बंगाल के जल्दापारा अभयारण्य जो जलपाईगुड़ी में है उसमें एक सींग वाले गेंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग 7.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही जो अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका 14 मिलियन वर्ग बड़ा है और इसे महाद्वीप माना जाता है पर यह बंजर है। और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका
बड़े महाद्वीप हैं जो दोनों गोलार्ध में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो यह 1804 में होगा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था। वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुख नेता था। 1799 से 1804 तक पहली परिषद के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के नेता बने थे और 1804 से 1815 तक फ्रांस के सम्राट बने थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी है? तो यह हो जाएगा नासेर झील। याद रखेंगे, नासेर झील जो है यह मिस्र की है। यह आसवान बांध द्वारा निर्मित है। लगभग 5250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ सबसे लंबी मानव निर्मित झील है और ये नील नदी के साथ जुड़ा हुआ है। वोल्गा डॉन झील जो है, वोल्गा डॉन झील और पनामा कैनाल ये छोटे हैं और कैनाल डू मिडी एक नहर झील है। एक नहर है कैनाल डू मिडी, या झील नहीं है, याद रखना है। कैनाल डू मिडी जो है झील नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है? तो यह है गैंगटोक। गैंगटोक जो है यह सिक्किम की राजधानी है और समुद्र तल से 1650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही जो शिमला है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, 2276 मीटर ऊंचा है। पर गंगटोक सही उत्तर होगा क्योंकि यदि ऊंचाई और राजधानी का संदर्भ लिया गया है तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का राजधानी नहीं है। और वहीं जो शिलोंग है यह 1498 मीटर है और देहरादून जो हो जाएगा 640 मीटर, इससे कम ऊंचे हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय पर फटता है? तो यह हो जाएगा माउंट एटना। माउंट एटना जो है यह इटली के सिसिली प्रांत में है और 3500 साल से अधिक समय से सक्रिय है और अभी भी नियमित रूप से फटता है। इसे सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। वहीं माउंट वेसुवियस है, यह 79 ईस्वी से प्रसिद्ध पुराना है पर सबसे कम सक्रिय है। और जो किलाउआ हवाई द्वीप पे है, याद रखना किलाउआ जो है यह हवाई द्वीप पे है। और माउंट सेंट हेलेंस जो है यह अमेरिका, यह हाल के हैं, ये उतने पुराने नहीं हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? तो जो ग्रीन सी टर्टल है यह लुप्त प्राय है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चेन्नई के मरीना बीच पर एक हरे समुद्री कछुए का शव मिला। हरे समुद्री कछुए सबसे बड़े कठोर कवच वाले समुद्री कछुए हैं और साथ ही शाकाहारी भी होते हैं जो मुख्य रूप से समुद्री घास और शैवाल खाते हैं और उनकी आहार से उनकी चर्बी का रंग हरा होता है और जो उनके नाम की उत्पत्ति है। नेक्स्ट है, किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डैजलर और निगरानी यानी हेलियोस प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है? तो यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिकी नौसेना ने 2024 में US प्रीबल पर हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलांस यानी हेलियोस लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और यह 60 किलोवाट से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसमें अपग्रेड 120 किलोवाट तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी की है? तो यह किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, यानी कर्नाटक राज्य में किया गया है। एमफेक्स 2025 जो है एक द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास है। यह कर्नाटक के कारवार में आयोजित किया जाता है और यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर संचालन और तालमेल पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का जो पुरुष एकल खिताब है यह किरियन जैकवेट के द्वारा जीता गया है और ये फ्रांस के हैं। 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुंगमबक्कम के SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यामेर को हराया था।
नेक्स्ट है पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो पीएम अजय योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों यानी एससी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही सपानका झील किस देश में स्थित है। तो हाल ही में जो खबरों में रहा था सपानका झील यह तुर्की में स्थित है। याद रखेंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। यह झील जो सपानका है यह तुर्की में है और खास तौर पर पूर्व में सकारिया और पश्चिम में कोकेली प्रांतों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। तो यह लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग में स्थिरता, गति और व्यवहारिकता को बेहतर बनाने के लिए अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 का अनावरण किया है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो यह हो जाएगा गया जिला। बिहार के गया जिला के 300 साल पुरानी पत्थर की कला को जीआई टैग दिया गया है। नीमचक बथानी ब्लॉक का पत्थरकुटी गांव अपनी पत्थर की मूर्तियों के लिए मशहूर है और कारीगर जो है भगवान बुद्ध, महावीर और अन्य कलात्मक मूर्तियों की मूर्तियां बनाते हैं। पत्थर कटिंग में 6 से 50 से ज्यादा कारीगर पत्थर की नक्काशी में काम में लगे हुए हैं और जीआई टैग से वैश्विक पहचान मिलती है जिससे कारीगरों को नई पहचान मिलती है और उनकी आय बढ़ती है। नेक्स्ट है हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब भारत में गिद्धों की सबसे ज्यादा संख्या है। राज्य स्तर पर की गई नवीनतम गिद्ध जनगणना में 12,981, याद रखेंगे 12,981 गिद्ध दर्ज किए गए हैं जो 2024 में 10,845 और 2019 में 8397 से ज़्यादा है। और यह जनगणना वन विभाग द्वारा 16 सर्किल, 14 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है अंजी खड्ड पुल। आंसर हमारा ये हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में हाल ही में बनकर तैयार हुआ है अंजी खड्ड पुल। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है और यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को जोड़ने वाली 326 किलोमीटर लंबी रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसे खराब मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह पुल कटरा और कश्मीर घाटी के बीच संपर्क को बेहतर बनाता है जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का जो आयोजन हुआ है यह पुणे में किया गया है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। तो वहाँ पे जो अलकनंदा नदी है इसे सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। अलकनंदा गंगा नदी की 2 मुख्य धाराओं में से एक है जो गढ़वाल हिमालय के संतोपत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से निकलती है और यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी में विलीन होने से पहले लगभग 190 किलोमीटर तक फैली हुई है जहाँ इसे आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। और अलकनंदा भागीरथी नदी की तुलना में गंगा में अधिक पानी का योगदान देती है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। तो यह शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारामैया। तो सिद्धारामैया ने जनवरी 2024 में युवा निधि योजना शुरू की और यह योजना बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है
हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? तो जो आईएनएस सूरत है यह स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज़ों को शामिल करेगी। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर। और आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15 भी विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ विध्वंसक का चौथा और अंतिम जहाज है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी भी की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह है जैन मैकफॉल। हमारा आंसर सी हो जाएगा। जैन मैकफॉल जो है शारीरिक रूप से अक्षम पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लंबी अवधि के मिशन के लिए चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे जो मैकफॉल है एक पूर्व पैरालिपियन। इन्होंने 19 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपना दाहिना पैर खो दिया था और इन्होंने 2008 में बीजिंग पैरा ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक भी जीता है। नेक्स्ट है, जॉन महामा को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो जॉन महामा है इन्हें घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। जॉन ड्रामनी महामा ने 7 जनवरी को अकरा में घाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली और ये 66 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मन्नान समुदाय जो है यह मुख्य रूप से केरल में पाए जाते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। केरल के मन्नान समुदाय के आदिवासी राजा रमन राज मन्नान ये दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिए हैं और मन्नान समुदाय केरल की एक अनुसूचित जनजाति एसटी है और दक्षिण भारत में राजतंत्र वाला एकमात्र आदिवासी राजवंश है। उनकी भाषा जो है तमिल है जो मलयालम भाषा से मिलती जुलती है और उसकी कोई लिपि नहीं है जो तमिल सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती है।